हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको इकोनॉमिक की भी टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, उसी क्रम में आज मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने लाइव क्लास में आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करा था। कॉमर्स की भी क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी की भी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आपने उनसे फॉर्म भरा हो तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और ये इंडियन इकोनॉमी जो आज मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए भी, और जिन्होंने कॉमर्स से फॉर्म भरा है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी उनके भी सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और जब आप उनको समझ लोगे तो आप आसानी से चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और इन टॉपिक वाइज क्लासेस की खास बात आपको पता है क्या होने वाली है कि जैसे ही हम जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो MCQs होंगे वो भी आपको सॉल्व कराएंगे। मतलब जैसे आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा, इसके बाद आपको हम इसी टॉपिक से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन के MCQs यानी कि मॉडल टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। इस तरीके से आप बेहतर तरीके से तैयारी कम समय में कर पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि क्या अब आप कॉन्सेप्चुअल बेस पर चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो आई होप सो कि आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। बस आपको एक मदद करनी है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी देश द्वारा अपने नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों में सुधार एवं पूर्ति करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए मुद्रा अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें मुद्रा को केंद्र में रखकर, मुद्रा क्योंकि भाई कुछ भी काम करते हैं हम, मुद्रा क्या है, उसका माध्यम है, मेन केंद्र है भाई। अगर हमें कुछ भी करना है, गरीबों की मदद भी करनी है, तो मुद्रा ही तो केंद्र है। तो वही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अर्थ क्यों बोला गया। अच्छा देखिए, अर्थव्यवस्था को अगर आप तोड़िए तो अर्थ क्या है, मुद्रा, और व्यवस्था क्या है, जो मुद्रा को केंद्र में रखकर जो व्यवस्था करी गई उसे आप अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ यहाँ पर क्या है, मुद्रा है। तो जब अर्थ यानी कि मुद्रा को केंद्र में रखकर, मतलब सेंटर में रखकर, आप जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं, आपकी कंट्री में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं आप, उनका कुछ इस प्रकार से समुचित नियोजन करते हैं जिससे आपके देश के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार और पूर्ति करी जा सके। ऐसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने बोला ना, अर्थ और व्यवस्था अलग अलग चीज़ों को आपने एक साथ जोड़ा है। अर्थ क्या है, मुद्रा, और व्यवस्था क्या है, जो व्यवस्था आपने बनाई। तो मुद्रा को सेंटर में रखकर आपने जो भी ऐसी व्यवस्था करी जिसके माध्यम से आपने जो भी उपलब्ध संसाधन थे, जो भी उपलब्ध मटेरियल था, रिसोर्सेज थे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो आपने क्या करा, मुद्रा को सेंटर में रखा और जो भी आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कुछ इस प्रकार से प्रयोग करा जिससे आपके देश के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे। ऐसी व्यवस्था को ही आप अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। फिर देख लेते हैं, फिर आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था वास्तव में एक अपूर्ण शब्द है जब तक कि इसके पहले किसी देश या क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। बड़ा अच्छी बात बोली गई कि अगर हम सिंगल अर्थव्यवस्था लिखते हैं, इकोनॉमी लिखते हैं, तो ये एक अपूर्ण शब्द है। क्यों अपूर्ण शब्द है? क्योंकि हर जगह की व्यवस्था वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से होती है। तो हमें जैसे वो पूर्ण कब होगी, जब हम उससे पहले किसी देश या क्षेत्र का नाम जोड़ दें। जैसे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, है ना। तो हमारी क्या है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से जब तक हम उससे पहले, अर्थव्यवस्था से पहले किसी देश या क्षेत्र का नाम उससे पहले ना जोड़ दे, तब तक वो अर्थव्यवस्था का शब्द क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझते चलना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या हैं। विश्व में अर्थव्यवस्था के मूलतः कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, आपने पढ़ा है। पहली कौन सी है, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं।
दूसरी है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको आप सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। हम इसको ऐसे ढंग से पढ़ेंगे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आप उसको क्रैक कर सकते हैं, बस आपको सुनना है और चीज़ों को समझना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरीके की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में वो पाई जाती हैं। आपने पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, राइट। तो अब आप देखिए, अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसमें उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के नियम और विनियम बाजार द्वारा बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें उत्पादन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा जाए, ठीक है, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। अगर आपसे यहीं पर सवाल पूछ लिया जाए, मैंने कई बार बोला है कि अगर आप सवालों को बनाते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर ढंग से आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। तो इसमें उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है ताकि अधिकतम लाभ को क्या करा जा सके, प्राप्त करा जा सके। तो अधिकतम, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक जोर दिया जाता है उत्पादन पर, तो आप क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ माने जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के नियम और विनियम बाजार द्वारा बनाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नियम विनियम जो हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो बाजार, मार्केट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें थी। दूसरी आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था है, दूसरी आपकी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर नहीं बल्कि वितरण, किस पर जोर दिया जाता है, वितरण पर जोर दिया जाता है तथा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा नियम बनाकर संचालित किया जाता है। और इनके जनक कार्ल मार्क्स थे। इनके जनक कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें इतनी देर में पता चल गई अगर आपने ध्यान से सुना होगा। देखिए, जो आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था है उस पर उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता, वितरण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, वितरण पर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक तरीके से क्या हो पाए, डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वालिटी को क्रिएट करा जा सके, इक्वालिटी लाई जा सके। और सामाजिक कल्याण के लिए क्या करा जाता है, सरकार द्वारा नियम बनाकर संचालित कराए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और इनके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जनक कौन है आपके, एडम स्मिथ हैं। आपने पढ़ा होगा एडम स्मिथ ने एक डेफिनीशन दी थी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनीशन। उसमें उन्होंने क्या कहा था, उनका मतलब क्या था, उनकी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनीशन थी। उन्होंने क्या कहा था, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमी इज वेल्थ। ओके, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमी इज वेल्थ। मुझे एग्जैक्ट डेफिनीशन अभी याद नहीं आ रही है, तो उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनीशन दी थी, राइट। द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमी इज वेल्थ, मतलब उनके हिसाब से अर्थव्यवस्था का नेचर और कारण दोनों ही क्या है भाई, वेल्थ हैं, ठीक है। तो उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनके भी जनक किसको माना जा रहा है, एडम स्मिथ को माना जा रहा है। जबकि अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें सरकार द्वारा नियम बनाकर संचालित करे जाते हैं और सामाजिक कल्याण को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स इसके जनक हैं। आपने एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी अवधारणा जॉन मेनार्ड केन्स की थी। अब देखिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो किसने दी, जॉन मेनार्ड केन्स ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने। इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वैसे तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आपको पता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपके जॉन मेनार्ड केन्स को कहा जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको पता चली। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, हमारा इंडिया जो है
वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला राष्ट्र है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला नेशन है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन पर भी फोकस करा जाता है और यहाँ पर सामाजिक कल्याण पर भी फोकस करा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट के थ्रू भी जो कह सकते हैं जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं और यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा भी निर्णय जो हैं वो लिए जाते हैं और उन्हें संचालित कराया जाता है। तो आई होप सो कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अभी तो हमने कुछ बेसिक जो अर्थव्यवस्था के प्रकार थे वो पढ़े। अब क्या है, कुछ अन्य प्रकार की भी अर्थव्यवस्था होती हैं जिसमें आपकी आती है बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें घरेलू नीतियों पर अधिक जोर दिया जाता है और आयात निर्यात नीति पर प्रतिबंध होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब एक बंद कमरे में ही होने वाली अर्थव्यवस्था। अब कमरे में तो होती नहीं, नेशन में होती है। मतलब एक ही देश के अंदर जो सारे घरेलू नीतियों पर ही जोर दिया जा रहा है, आयात और निर्यात जैसी प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं या आयात और निर्यात नीति पर प्रतिबंध होता है, उस पर रोक होती है और घरेलू नीतियों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर आता है आपका खुली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जिसमें पूंजीगत सेवाओं एवं वस्तुओं एवं मालों का बाहरी और अंतः प्रवाह दोनों निर्बाध गति से होते रहते हैं। मतलब खुली अर्थव्यवस्था क्या है, जहाँ पर आपका इंटरनल नीतियों पर तो ध्यान दिया ही जा रहा है। ऐसा स्वरूप जहाँ पर जो पूंजीगत सेवाएं और वस्तुएं हैं और मालों का जो बाहर आना जाना है, बाहर से आना और जाना जो भी है, उसको दोनों को ही निर्बाध गति से होते रहते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और पूंजीगत सेवाओं और वस्तुओं का आयात निर्यात होता है बिना किसी रुकावट के। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता भी होगी और हमने इसको बेहतर ढंग से आपको समझाने की भी कोशिश करी है। अब आप एक चीज़ देखिए, वर्ष 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कब थी, तो आप कहेंगे 1947 से 91 तक, क्योंकि तब आयात और निर्यात निर्बाधित नहीं थे, उसमें कई सारी रुकावटें थे, कई सारे प्रतिबंध थे, आसानी से आयात और निर्यात जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है, जबकि वर्ष 1991 से के बाद से खुली व मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा भारत, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और खुली है, ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, अब हम ये चीज़ देख लेते हैं। हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझा, कौन किसके जनक है इसको भी समझा। ऐसे ही क्वेश्चन हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। अब देखिए, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, अब ये जान लेते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, एक चार्ट टाइप का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण आपका बाजार कीमत क्रियाविधि से, प्रशासित कीमत क्रियाविधि से और मिश्रित कीमत क्रियाविधि से, इन तीन तरीकों से, इन तीन विधियों से क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले आप देख लीजिए, बाजार कीमत क्रियाविधि से बाजार शक्तियों अर्थात मांग व आपूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। अगर हम बोलें कि बाजार कीमत क्रियाविधि से किस तरीके से कीमतों का निर्धारण करा जाता है, अभी आपने ये देख लिया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारी भारत की है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं यहाँ पर। तो तीन तरीके दिए गए, जिसमें से आपको बाजार कीमत क्रियाविधि बताई गई। इसमें क्या होता है, जो बाजार की शक्तियाँ हैं, अर्थात जैसे मांग और आपूर्ति, बाजार की शक्तियाँ क्या है, जो डिमांड और सप्लाई है, वही बाजार की शक्तियाँ हैं। तो डिमांड और सप्लाई का जो इंटरेक्शन होता है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि क्या कीमत हम किसी पर्टिकुलर वस्तु की रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, तो आपने देखा होगा जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। ठीक है, और जब किसी भी चीज़ की डिमांड घट जाती है तो सप्लाई क्या होती है, वो भी घट जाती है। किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए कि जब किसी चीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ी है तो उस टाइम पे उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अगर हम एट प्रेजेंट देखें
ऐसे तो आपने ये मान लिया कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर इन जनरल देखें कि जब डिमांड बढ़ती है तो मान लीजिए अगर सप्लाई क्या है, कह सकते हैं फिक्स्ड है, अगर हम मान लें कि सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, अभी सप्लाई में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है और डिमांड एकदम से क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो सप्लाई सीधी सी बात है कम हो जाएगी। अगर हम मान लें कि सप्लाई अभी क्या है, फिक्स है, सप्लाई अभी क्या है, फिक्स्ड है, और प्राइस की वजह से डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्राइस घटने की वजह से डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई फिक्स्ड है तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कमी तो हो जाएगी डिमांड के हिसाब से, और जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इंटरेक्शन होता है, ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का क्या होता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का जब इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से प्राइस का निर्धारण होता है। आप एक बार और समझिए कि मान लीजिए किसी की कोई प्राइस है, प्राइस एकदम से घटी, अब आपने यहाँ पर मान लिया कि सप्लाई फिक्स्ड रहेगी, अभी आपकी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड रहेगी और आपकी प्राइस घटने के कारण क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई फिक्स्ड रही। जब सप्लाई फिक्स्ड रहेगी तो अब सीधी सी बात है डिमांड बढ़ने के कारण आपूर्ति मतलब पूर्ति नहीं हो पाएगी चीज़ों की, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है डिमांड के हिसाब से अब सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब क्या होगा भाई, प्राइस घटने की वजह से ही डिमांड बढ़ी थी और डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो गई, और जब सप्लाई कम हो जाती, चीज़ कम होती है और मांग ज़्यादा होती तो प्राइस क्या हो जाते, बढ़ जाते हैं ना। अभी जब कोरोना काल था तो जब स्टार्टिंग में कोरोना काल आया था तो मास्क की क्या हुई थी, एकदम से डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई क्या थी, स्थिर थी, तो इस वजह से सप्लाई क्या हुई, जब सप्लाई स्थिर थी और डिमांड एकदम से बढ़ गई। खैर यहाँ पर प्राइस की वजह से नहीं हुआ, यहाँ पर परिस्थितियों की वजह से डिमांड बढ़ी थी, कोरोना की वजह से डिमांड बढ़ गई थी मास्क और सैनिटाइज़र की, लेकिन सप्लाई पूरी नहीं बढ़ रही थी उस गति से, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाई, पूरी सप्लाई कम हो गई। और जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर मान लीजिए डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाती है। तो इस तरीके से बाजार कीमत क्रियाविधि क्या होती है, जिसमें बाजार की शक्तियाँ जो हैं जैसे कि मांग और आपूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर बात करते हैं प्रशासित कीमत क्रियाविधि में प्रशासनिक शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण करा जाता है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कीमत का निर्धारण करा जाए तो प्रशासनिक शक्तियों के द्वारा जब कीमत का निर्धारण किया जाता है तो उसे उस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रशासित कीमत क्रियाविधि कहते हैं। फिर बात करते हैं मिश्रित कीमत क्रियाविधि। इसमें क्या होता है, इसमें मूल निर्णय जो होता है वो प्रशासनिक शक्तियों द्वारा, गौण निर्णय आपका बाजार द्वारा लिए जाते हैं। मतलब जो मूल निर्णय होता है, जो एक मतलब कह सकते हैं जैसे आपने एक MRP रखनी है, ठीक है, तो ये जो एक मूल निर्णय है ये प्रशासनिक शक्तियाँ लेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए अब जैसे अब इस समय पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए आप, या किसी भी अदर खाने की सामान की कीमतें देख लीजिए दिन पर दिन, जैसे सरसों के तेल की कीमतें देख लीजिए, तो इसमें कुछ किसका योगदान है, प्रशासनिक शक्तियों का योगदान है, और कुछ बाजार द्वारा लिए जाते हैं। कुछ गौण निर्णय जो हैं वो बाजार द्वारा लिए जाते हैं, बाजार में किसी चीज़ की कमी हो गई तो रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, इस तरीके से। तो ये क्या मिश्रित है, इसमें दोनों है, मतलब बाजार के द्वारा भी लिया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भी लिया जा रहा है निर्णय। अब देखो, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार तथा वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसमें उत्पादन कैसे किया जाता है, जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम उत्पादन प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, और जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ और बातें भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी पिछड़ी है, परंतु यह गरीबी के दुष्चक्र से परे है। ठीक है, आज भी पिछड़ी तो है, लेकिन अब जो गरीबी के दुष्चक्र से क्या है, ये परे है। संगणना 2011 के अनुसार, अब दोबारा तो हो ही नहीं पाई जनगणना कोरोना के चलते, अदरवाइज होनी थी अभी। ठीक है, तो संगणना 2011 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब 2011 की संगणना हुई तो उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि की बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि अभी भी 54.6% आबादी कृषि और उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। आपको ये पॉइंट कहीं लिख लेना है, आपकी जो 54.6% आबादी है वो अभी भी कृषि और उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है।
आगे बात करते हैं। अब हम कुछ विशेषताएं जान लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। इनकी निम्न विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं आप देख लेते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ चीज़ें समझाने वाले हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं अगर आपने केवल सुन लिया अच्छे से। भारत की प्रति व्यक्ति आय अत्यंत निम्न है, काफ़ी कम है, बहुत कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आपकी 8,600 रुपये प्रति माह। पर मंथ कितनी निकली थी 8,600 रुपये प्रति व्यक्ति आय। वित्तीय वर्ष 2016-17 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 8,600 रुपये प्रति माह थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। आज के बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ये काफ़ी कम है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। इसके अंतर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व, निम्न लिंगानुपात स्तर, आपका शिशु मृत्यु दर की अधिकता और औसत जीवन प्रत्याशा का कम होना आदि है। और जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। दूसरा क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था की दूसरी खास विशेषता क्या है कि भाई जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर है। बहुत ज़्यादा वृद्धि से क्या हो रहा है, उतने तेज़ी से संसाधन नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से जनसंख्या जो है बढ़ रही है। तो इसके अंतर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व आता है, निम्न लिंगानुपात स्तर आता है, आपका शिशु मृत्यु दर की अधिकता और औसत जीवन जो है उसका कम होना, आपका जो एवरेज लाइफ है उसका कम होना, ये सारी कारण है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर के। फिर बात करें पूंजी की कमी। पूंजी की कमी। भारत में आय का स्तर कम होने से बचत में कमी होती है। अब देखिए भारत में क्योंकि आय का स्तर कम है तो बचत भी कम होगी, जिससे निर्माण की दर भी कम होती है, तो निर्माण की भी दर कम होगी। पूंजी की कमी से अन्य संसाधन जैसे श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। देखो पूंजी की कमी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। भारत में आय का स्तर कम होने की वजह से बचत नहीं हो पाती, सेविंग नहीं हो पाती, और उसकी जब सेविंग नहीं हो पाती तो चीज़ें निर्माण की दर भी कम होती है। ठीक है, पूंजी भी नहीं बन पाता, मतलब एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और पूंजी की कमी से जो अन्य संसाधन है जैसे कि श्रम हो गया, आपके प्राकृतिक संसाधन है, उनका भी सही से उपयोग, अगर हमारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा आय हो, हमारी अच्छी पूंजी हो, तो क्या है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर पाएँ। बट प्राकृतिक संसाधनों का भी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि पूंजी में कमी है। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि शिशु मृत्यु दर की अधिकता है और औसत जीवन प्रत्याशा का कम होना, ये सारे कारण है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर के, और बहुत सारे अदर कारण भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एक चीज़ देखें कि मृत्यु का जो रेशियो है वो जन्म के हिसाब से काफ़ी कम है। आपका जो मोर्टालिटी रेट है, अगर हम बर्थ रेट के हिसाब से बात करें तो वो काफ़ी कम है। बर्थ रेट ज़्यादा है और मोर्टालिटी रेट कम है। इस वजह से भी जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है। और पूंजी की कमी तो आपने पढ़ी ली। अब बात करते हैं बेरोजगारी की स्थिति बहुत है। अब बेरोजगारी से तो आप लोग भली भांति अवगत हैं। ठीक है, आप तो जानते ही हैं, आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, कब से आप डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, 4 साल बाद ये भर्ती निकली है। ठीक है, तो बेरोजगारी की तो स्थिति आप भली भांति जानते हैं। विकसित देशों में बेरोजगारी की प्रकृति चक्रीय होती है और समर्थ मांग के अभाव में ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का स्वरूप है। इसका सबसे बड़ा कारण पूंजी का अभाव, कृषि में श्रम का नगण्य सीमांत उत्पादन है। देखो बेरोजगारी की प्रकृति कैसी होती है, चक्रीय होती है, मतलब सर्कल में होती है। अब कैसे सर्कल में होती है भाई, सीधी सी बात है, जब पूंजी नहीं होगी तो आप चीज़ों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे तो आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाओगे। बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो पॉवर्टी होगी। तो इस तरीके से क्या है, जो विकसित देशों में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वो चक्रीय है और समर्थ मांग के अभाव में, अगर आपका सही मतलब समर्थ मांग के अभाव में ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब जैसे जितने लोग हैं उस हिसाब से आपके पास रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम सही से नहीं कर पा रहे। इसी वजह से क्या है, बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, हम लोगों को काम नहीं दे पा रहे। और भारत में किस तरीके की बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्ट्रक्चर जो है इसका बड़ा क्या है, स्ट्रक्चर इसका काफ़ी बिगड़ा हुआ है। कैसे,
पूंजी का अभाव है। पूंजी का अभाव होने की वजह से अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रॉपर चीज़ों का आपके पास जो संसाधन है उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। कृषि में श्रम का नगण्य सीमांत उत्पादन है। कृषि में श्रम का नगण्य सीमांत उत्पादन है, इसीलिए कृषि के में अदृश्य अथवा गुप्त बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में जो बेरोजगारी दिखती नहीं है लेकिन वो पाई जाती है, गुप्त बेरोजगारी पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। अब भाई अभी भी हमारा ज़्यादातर कृषि का जो पार्ट है वो कहाँ पर निर्भर है, वो मानसून पर निर्भर है। ठीक है भाई, वर्षा होगी तो क्रॉपिंग सही हो पाएगी, नहीं होगी कभी कभी तो बह ही जाता है और कभी कभी तो वर्षा ही नहीं होती है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से श्रम का नगण्य सीमांत उत्पादन है और इसीलिए कृषि में अदृश्य और गुप्त बेरोजगारी पाई जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कृषि में दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। फिर आप देख सकते हैं तकनीकी पिछड़ापन, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी उद्योगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अभी भी हमारे जो उद्योग हैं वहाँ पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के बजाय हम अभी भी वही पुरानी घिसी पिटी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। शोध व विकास पर भी कम खर्च किया जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग बनवाने पर, जैसे कि आपका मूर्तियाँ बनवाने पर ज़्यादा खर्चा होता है, ना कि अगर यही खर्चा आपके टेक्निकल चीज़ों पर करा जाए, शोध और विकास पर करा जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, जिससे जो बेरोजगारी की समस्या हमारे युवा देख रहे हैं उससे उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ ही उद्योगों में आपको उन्नति तकनीक का प्रयोग देखने को मिलेगा, सभी उद्योगों में आपको नहीं मिलेगा। कुछ ही उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बने रहिएगा, बिल्कुल भी अगर आपने छोड़ा तो आप फिर से एक चैप्टर बहुत अच्छा मिस कर देंगे। ठीक है, अगर आप सही में चाहते हैं कि आप तरक्की पाएँ तो इतने बेहतर ढंग से आपको और कोई नहीं समझाएगा। तो आप प्लीज़ और 10 जगह से मत पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो एक जगह से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है और विकासमान है। आप इसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास। आप देखिए जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है और वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हमें समझनी है। देखिए आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य जीडीपी में हुई वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का तात्पर्य जीडीपी में हुई वृद्धि के साथ साथ मानव विकास सूचकांक से भी है। अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं आपके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य किससे है, जीडीपी में वृद्धि, अगर जीडीपी में वृद्धि हुई है तो ये क्या शो कर रहा है कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक समृद्धि हुई है, या कोई नहीं हुआ है, या दोनों ही हुए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों हुए हैं। अगर जीडीपी में वृद्धि हुई है तो आपकी आर्थिक समृद्धि भी हुई है और आर्थिक विकास भी हुआ है। लेकिन अगर मानव विकास सूचकांक में वृद्धि हुई है, मानव का विकास हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, अभी आप पढ़ोगे मानव विकास सूचकांक क्या है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये क्या दिखाता है, क्या ये दिखाता है कि आर्थिक समृद्धि हुई है, आर्थिक विकास हुआ है, या दोनों हुए हैं, या दोनों में से कोई नहीं हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, आर्थिक विकास हुआ है, क्योंकि आपका जब ग्रोथ की बात होती है तो इसमें क्वांटिटेटिव आपके आते हैं, केवल जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हुए वो आएंगे। जबकि अगर हम विकास की बात करेंगे तो इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों आएंगे। इसीलिए जब जीडीपी बढ़ती है तो आर्थिक समृद्धि भी होती है और आर्थिक विकास भी होता है। लेकिन जब जीडीपी के साथ साथ मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वृद्धि होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वृद्धि होने का मतलब है कि आपका आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी जो हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो ये क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित करा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब हक ने किया था। इसने 3 प्रतिमानों को शामिल किया जाता है। आपको याद रखना है कि ये जो सूचकांक है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या करा गया है, प्रकाशित करा गया है। और इसका प्रतिपादन एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब हक ने किया था। ये दोनों ही बातें आपको रटी होनी चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें 3 प्रतिमानों को शामिल, कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते इतना आसान नहीं आएगा और छोड़ देते हैं, और कभी कभी आसान क्वेश्चन आ जाता है लेकिन आपने आसान ही नहीं पढ़ा, बहुत टफ पढ़ने के चक्कर में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 3 प्रतिमानों को शामिल करा गया। कौन कौन से प्रतिमान हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, आपके शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। मतलब इस बेसिस पर आप देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कि एक हम क्राइटेरिया सेट करते हैं ना, एक हम क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसके आधार पर हम मानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, आपका शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक के आधार पर हम इन 3 प्रतिमानों को शामिल करते हैं और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सूचकांक का मान क्या है? 0 से 1 के मध्य होता है। सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह उतना ही उच्च स्थान रखता है। जितना ज़्यादा सूचकांक का मान होगा उतना ज़्यादा हम मानेंगे कि वह उच्च स्थान है, मतलब उतना अच्छा है वो, ये मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट बात है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में सांख्यिकीय क्रियाकलापों में समन्वय करता है और सांख्यिकी मानक तैयार करता है। इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं जिनके सहयोग के लिए 5 अपर महानिदेशक होते हैं। अब देखिए जो आपका CSO है, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, तो इसमें देश में सांख्यिक क्रियाकलाप जितने भी हैं उनको पूरा, मतलब उनका सारा काम करता है, उनका सारा कारभार ये करता है, संभालता है और सांख्यिकी मानक तैयार करता है। ठीक है, कि एक स्टैटिस्टिकल मानक जो है उसको तैयार करता है, उस स्वरूप को तैयार करता है। और इसके कौन होते हैं? प्रमुख महानिदेशक होते हैं, जिनके सहयोग के लिए 5 अपर महानिदेशक को भी नियुक्त करा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ऊपर की चीज़ें स्थापना वगैरह कब हुई ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई को हुई, 1951 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CSO की औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कोलकाता में स्थित है। अगर CSO की औद्योगिक सांख्यिकी शाखा की बात करी जाए, सांख्यिकी शाखा की बात करी जाए तो वो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। वैसे तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन अगर CSO की औद्योगिक सांख्यिकी शाखा की बात करी जाए तो वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, CSO अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जारी करता है। और CSO जो अपना वार्षिक प्रकाशन जारी करता है वो किस आधार पर, किस नाम से जारी करता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार नाम से जारी करता है। और CSO ने राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए आधार वर्ष क्या माना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो CSO है आपका जो CSO है उसने राष्ट्रीय आय संबंधी जो भी आंकड़े हैं उनके लिए आधार वर्ष माना है 2004-05 से परिवर्तित करके क्या कर दिया है? 2011-12 कर दिया। पहले क्या था? 2004-05 था आधार वर्ष, अब कितना हो गया है? 2011-12 हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब 2004 और 5 की महंगाई की जो दर थी, अब की महंगाई की दर में बहुत फ़र्क है। अगर आप 2004 और 5 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग होगा। इसी वजह से 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है आपका, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो आपका कार्यालय है, उसमें देश में सांख्यिकी क्रियाकलापों में समन्वय करता है और सांख्यिकी आपके मानक तैयार करता है। और इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं जिनके सहयोग के लिए 5 अपर महानिदेशक होते हैं। और इसकी स्थापना आपकी 2 मई 1951 को करी गई। आई होप तो कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक प्रकार से पूरा पढ़ा। इन शॉर्ट हमने सारी चीज़ें देख ली जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते थे। अब इससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा राष्ट्रीय आय, जो कॉमर्स और इकोनॉमिक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार।